हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए फिजिक्स सेकेंड का 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो कि 1 मार्क्स में आप पूछे जाते हैं आपसे। ये सभी प्रश्न 2025 और 2024 में आपसे पूछे गए हैं। तो जो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसको आराम से आप लोगों को सभी को सॉल्व करना है, अच्छे से समझ के रखना है, जिसको हम यहाँ पर डिटेल से आपको बताने वाले हैं। और कैसे लिखना, वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियो हम इससे अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो ज्यादा बातें न करते हुए हम आगे चलते हैं अपने स्लाइड पे, अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बना करके दिखाइए। देखिए, ये आपका प्रकाश चैप्टर से, चैप्टर जो कि 9 चैप्टर है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इससे आपको क्या करें, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार की घटना है जब प्रकाश कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलता है। जब कोई प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करता है, ठीक है, और सघन से विरल माध्यम में जाते वक्त इसका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर जो अपवर्तित किरण होती है वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यानी प्रवर्तित हो जाती है। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको किरण आरेख से समझाना है तो ध्यान से देखिए। पहले सिंपल से हमारे पास एक माध्यम है, ठीक है, मान लीजिए मीडियम 2 है और ये हमारे पास क्या है, मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 मीडियम 1 है। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इधर हम तो बनाएंगे चित्र, ठीक है। चलो ऐसे हम एक ही में समझ लेते हैं, आसान है। ये हमारे पास कोई मान लो जल से भरा एक टैंक है, ठीक है। बाहर क्या है आपके पास, हवा है, मीडियम 1। ये क्या है, ये वाटर है, जल, ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है, माध्यम है। अब हमें पता है हवा के सापेक्ष जो होता है जल आपका क्या है, सघन माध्यम है। तो ये माध्यम कैसा हुआ, सघन माध्यम, और ये माध्यम कैसा हुआ, विरल माध्यम। तो मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की जो किरण होगी यहाँ पे जाएगी, टकराएगी। अब इस पे हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अब देखिएगा, अभिलंब खींचते ही क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, पर ये जाएगी कैसे, ऐसे, ठीक है, यानी ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे बोलते हैं एंगल आई, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल आर, जिसे हम इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब इसी वस्तु को कुछ और ज्यादा एंगल से घुमाएं, ठीक है, यानी इसका आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से रखिएगा। आपतन कोण आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल आई अभी बढ़ा है, पर एक समय आएगा कि जैसे देखो, आपतन कोण जैसे यहाँ पे आई है ना, इसको आर को जैसे ये अवलंब से दूर जाता जाएगा, अब जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे ये और इसके इस लाइन के नजदीक आता जाएगा, और एक समय आएगा कि ये इसी लाइन पे ऐसे चला जाएगा, एक समय आएगा कि ये इसी लाइन पे चला जाएगा, यानी यहाँ पे एंगल आर जो होगा वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। यानी किसी वस्तु को आप ऐसे आपतन कोण पर गिराएं, ठीक है, ऐसे आपतन कोण पर आपतित करवाएं कि जहां पर उसका अपवर्तन कोण, ठीक है, यानी एंगल आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो ये वाला कोण फिर किस में बदल जाता है, क्रांतिक कोण सी में। इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब आपतन कोण का ऐसा मान, अगर क्रांतिक कोण के यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो क्रांतिक कोण इसे बोलते हैं कि आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उसे ही बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब जैसे ही क्रांतिक कोण से भी आपतन कोण को थोड़ा सा मान बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब इसी को और एंगल से गिराओगे यहाँ पे, जब ऐसे यहाँ पे हम इसको आपतित करवाएंगे, अब अभिलंब के यहाँ भी खींचेंगे तो क्या होगा, अब ये और बड़ा एंगल हो गया, यानी यहाँ पे जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से भी बड़ा है। क्रांतिक कोण से जैसे ही बड़ा करोगे, ये दूसरे माध्यम में जाने की अपेक्षा इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापिस लौट आएगा। इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने क्या किया, जब हमने बताया कि सिंपल सी ये घटना है, अपवर्तन की घटना है, कि किसी भी आपतन कोण पे गिराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब विकास सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटा। अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आ जाएगा कि आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब जैसे आर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से भी थोड़ा एंगल बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन।
किरण आरेख आपको हमने बनाना सिखा दिया। अब तीनों को कंडीशन को चाहे अलग अलग बनाओ और चाहे एक ही बना दो, सही रहेगा। ठीक है, किरण आरेख हमने आपको बता दिया। अब लिखने का तरीका आपको नेक्स्ट पेज में हमने ये लिख रखा है। ठीक है, कि जब प्रकाश किरण, देखिए क्या लिखा है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका आपतन कोण क्रांति कोण, इस पॉइंट को नोट करिए, क्रांति कोण को सी से डिनोट कर, क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी एंगल आई जो होना चाहिए ग्रेटर देन सी। तो क्रांति कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वापस उसी सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लिख दीजिएगा और वहां पर जो डायग्राम बनाए उस डायग्राम को आप यहाँ पे बना दीजिएगा, आपका मार्क्स सही हो जाए। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछ रहे हैं कि समस्थानिक तथा संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। ये नाभिक का क्वेश्चन है। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, समस्थानिक आइसोटोप्स इसको बोलते हैं और इसको संभारिक को आइसोबार बोलते हैं। संभारिक और समस्थानिक को दोनों को ध्यान से समझिएगा। समस्थानिक इसके नाम से ही समझ आया, समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर रहेंगे। तो सिंपल सिंपल सी बात समझे, कोई भी टर्म्स होगा, अगर हम उदाहरण के सब समझे तो जैसे हमारे पास हो जाएगा C614 और C6 और इसको बोलते हैं 12। ठीक है, हम्म, देखिए ध्यान से, कहने का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो, समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक जेड की बात करें ये बराबर होगा, पर द्रव्यमान संख्या ये क्या है, ए है। द्रव्यमान संख्या क्या है, ए। देखो कोई भी टर्म्स ऐसा लिखा जाता है ना, एक्स यहाँ पे उसका चिन्ह होगा, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक होगा जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक है या फिर प्रोटॉनों की संख्या, दोनों को एक ही टर्म्स में लिखते हैं, और ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पे बताया कि समस्थानिक की कंडीशन में क्या है कि परमाणु क्रमांक आपका बराबर होगा पर द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, उसे समस्थानिक बोलते हैं। और समभारिक उसे बोलेंगे जिनके क्या, समभारिक मतलब उनका द्रव्यमान बराबर होगा। तो जिनका क्या है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा पर इनका द्रव्यमान संख्या एक जैसा होगा। एज एग्जाम्पल लिखें तो जैसे आपका 18 पे क्या आता है, आपका ऑर्गन आता है। ठीक है, 40 होता है, और 20 पे क्या होता है, कैल्शियम, इसका भी 40 होता है। देखो इनका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, पर इसके दोनों के द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है, 40 है। इसे बोलते हैं संभारिक। अब लिखने का तरीका, इसमें अंतर स्पष्ट करना है तो और सारी डिटेलिंग के साथ में मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको इंक्लूड किया। लिखना आपको ऐसे है, देखो अंतर स्पष्ट करना है, आप लोग ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा। पहला अंतर बता रहे ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल के रूप में देखो C612 C614 समझा, ये भी कार्बन का परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु, मतलब दोनों एक ही तत्व के परमाणु। पर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों अलग अलग तत्व होंगे, परमाणु जो होगा यहाँ पे अलग अलग, मतलब ये आर्गन है और ये क्या है, कैल्शियम, दोनों अलग अलग परमाणु। यहाँ पर परमाणु संख्या समान होती है और यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, अलग अलग। द्रव्यमान संख्या एक ही बात करें तो यहाँ पर अलग होती है समस्थानिक में, लेकिन संभारिक में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो अगर ये स्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु संख्या एक ही है, तो ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे आएंगे। ठीक है, ये आवर्त सारणी में अलग अलग आएंगे क्योंकि इनके परमाणु संख्या क्या अलग अलग है। इसके रासायनिक गुण सही समान होते हैं पर इसके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये 5 अंतर आप लोगों को लिख देना है, आपके लिए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा आपको कह रहे हैं कि डी ब्रोगली का जो तरंग दैर्घ्य है उसको गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। अब हमें पता है, ध्यान सुनिए, डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली डी ब्रोगली के अनुसार टर्म्स क्या चलता है आपके पास में कि कोई गतिशील कण की जो तरंग दैर्घ्य होगी लेमडा, कोई भी गतिशील की कण जो होगा उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी लेमडा, उसके संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके संवेग के, यानी लेमडा जो होता है ऐसे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द p। अब यहाँ पे हटाओगे तो ये आपका एक नियतांक आता है जिसे हम प्लांक नियतांक h और बोलते हैं, किया है, और ये होता है आपका डी ब्रोगली का थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे लिखने का तरीका आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, सिंपल सा, कि कोई भी गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य, कोई भी गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये टर्म्स। अब इसके बाद में हमें पता है संवेग में और गतिज ऊर्जा में, तो के बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो पी को आप ध्यान रखिएगा, पी हमें इस और के में रिलेशन निकालना है। ठीक है, यानी लेमडा को यहाँ से रिलेशन करना है के साथ में, तो पी बराबर क्या होता है, एम भी, ये होता है। अब यहाँ पे एम भी स्क्वायर है। ठीक है, एक मिनट, बैटरी को चार्ज में लगाते हैं, एक मिनट।
क्या हमने क्या बताया कि p बराबर होता है m में, और हमारे पास यहाँ पे m है b स्क्वायर है, एक m की और जरूरत है। तो ऐसा करो, इसमें भी m से गुणा कर दो और इधर भी क्या कर दो आप, m से गुणा कर दो दोनों तरफ। इधर हो जाएगा m के और इधर में हो जाएगा हाफ m स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो m के बराबर में हाफ एम बी का होल स्क्वायर। दो किधर भेजोगे, हो जाएगा 2m के बराबर में एम बी का होल स्क्वायर। हमें एम बी की जगह पे क्या रखना है, p रख देना है बस के लिए। तो हो जाएगा 2m के बराबर में p का होल स्क्वायर। ठीक है, p का होल स्क्वायर का हमें p चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इधर आके अंडर रूट लगेगा 2m के बराबर में p। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से यानी समीकरण 2 से p बराबर अंडर रूट 2m के समीकरण 1 में रखने पर इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, h बटे में अंडर रूट 2m के। ये हो गया आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये होता है फार्मूला गतिज ऊर्जा। तो सिंपल सा क्या बोला गया था, डी ब्रोगली जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, और यहाँ पे के क्या है, गतिज ऊर्जा है। एम आपको पता है द्रव्यमान है, एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये प्लांक नियतांक है। एम आपका द्रव्यमान है, के आपका गतिज ऊर्जा, और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। प्रश्न यहाँ पे आप देहली तरंगदैर्घ्य को समझिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे बताएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। हमने बताया था कोई धातु की सतह होगी, ठीक है, कोई धातु होगी और इसके सतह पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो इससे बंधे रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण इस पे आके आपतित होगी। अब इस प्रकाश पे क्या होता है, जैसे आइंस्टीन ने बताया था, प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में बने होते हैं, जिसे बोलते हैं फोटान। फोटान के पास में ऊर्जा होती है एच न्यू करके। ठीक है, कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू, यानी प्लांक नियतांक, और यहाँ पर न्यू क्या है आपके पास में, आवृत्ति है। ठीक है, इतनी ऊर्जा होती है। अब ये जैसे यहाँ पे टकराएगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद क्या करेंगे, ये बंधन ऊर्जा को तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, सतह से बाहर निकल के जाएंगे। ठीक है, सतह से जैसे ही बाहर निकलेंगे, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इनके क्या होगा, इनके पास कुछ ऊर्जा बची रहेगी, गतिज ऊर्जा बची रहेगी, एक जगह दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो ये थोड़ा डिटेल से समझने वाली बात है। अब यहाँ पर सिंपल सा देहली तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। ठीक है, तो देहली तरंग दैर्घ्य बोले तो यहाँ पर जो एच न्यू है ना, यहाँ पर न्यू को यानी आवृत्ति को सी अपान लेमडा लिखा जा सकता है। यानी यहाँ से सी अपान लेमडा, लेमडा नीचे आएगा ये ऊर्जा के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, लेमडा नीचे है, तो ध्यान सुनिएगा, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम, थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिकतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। मतलब अगर इससे ज्यादा तो क्या होगा, नहीं निकलेगी। ठीक है, अधिकतम मतलब उतनी ज्यादा आपके होने जो तरंग दैर्घ्य का मान होना चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए, जिसपे क्या हो जाएगा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अब इसी तरह से एक होती है देहली आवृत्ति, उसकी भी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा है, आवृत्ति मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति है, कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो। तो आवृत्ति की कंडीशन में आप न्यूनतम लिखोगे और तरंग दैर्घ्य की कंडीशन में आप अधिकतम लिखोगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपका कह रहे हैं, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबंध स्रोत उसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, कला संबंध स्रोत से आप क्या क्या समझते हैं। इसका पॉइंट है कि कला संबंध स्रोत उसे कहते हैं जहां से निकलने वाले प्रकाश तरंग, ठीक है, यानी जहां से निकलने वाले प्रकाश तरंगों की आवृत्ति या कलांतर, आयाम, सारी चीजें क्या होती है, बराबर होती है, दिशा भी बराबर है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत कला संबंध स्रोत कहा जा सकता है, जिससे निकलने वाली तरंगों के बीच में कलांतर समय के साथ स्थिर रहता है, बदलता नहीं। कलांतर मतलब ध्यान सुनिएगा, उनके बीच का थीटा यानी कलांतर जो होता है वो चेंज नहीं होगा, उनका आयाम बराबर होगा, उनकी आवृत्ति बराबर रहेगी, ठीक है, उनकी दिशा बराबर रहेगी, सारी चीजें क्या रहेंगी, उनकी बराबर रहेंगी। इस कंडीशन को कला संबंध स्रोत याद रखिए। कला संबंध स्रोत उसे ही कहते हैं जिससे निकलने वाली तरंगों के बीच में कलांतर या उनका आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, दिशा समान रहे, बस समय के साथ परिवर्तित ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कार्यफलन की परिभाषा। ये भी आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कार्यफलन क्या है। अभी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ा है, ध्यान सुनिएगा। अभी पूरे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर एक सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे प्लस पॉइंट रखा गया है, यहाँ पे माइनस, धातु कोई रखी गई है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से होल है, यहाँ से आपका क्या आएगा, ऊर्जा तरंग आ रही है, यानी प्रकाश तरंगे आ रही है, प्रकाश कण आ रहा है सीधा सीधा। तो प्रकाश कण आ रहा है फोटान के रूप में, तो फोटान के पास में कुछ ऊर्जा होगी एच म्यू, ठीक है। तो एच म्यू जो ऊर्जा होगी यहाँ पे आएगी। अब वो ऊर्जा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा इस सतह का, इस सतह का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के क्या होगा, इधर से बाहर आएगा। तो जो ऊर्जा लेकर के ये क्या हुआ, बाहर आया, जो ऊर्जा लेकर के ये बाहर आएगी उसे बोलते हैं फाई, यानी कार्यफलन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्यफलन। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब ये कुछ ऊर्जा लेकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो यहाँ पर या तो ये अस्थायी रहेगा, या तो ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कब करेगा, जब इसके पास में कुछ ऊर्जा बची रहेगी। यानी जैसे यहाँ से देखना, जैसे एच न्यू, मान लो यहाँ से फोटान है, फोटान के पास में मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आई। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जैसे ऊर्जा आई, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देकर के कार्यफलन, मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन हो गया। मतलब ये इस धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा खर्च कर दिया। अब इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा। अब ये क्या करेगा, इस गतिज ऊर्जा से इस प्लस पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसे बोलते हैं। इस तरह से आपका एक फॉर्मेट बन जाएगा। तो कार्यफलन क्या है, यहां से समझिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। मतलब अगर मान लो कोई एक धातु है, ये धातु है, मान लो लोहा है, ठीक है, कोई भी धातु हो सकती है। अब इसका मान लो कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो हमारे पास फोटॉन है इसका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसकी ऊर्जा है। तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, क्योंकि इसके पास ऊर्जा क्या है, कम है। इसके पास कार्यफलन के बराबर भी ऊर्जा नहीं है। और यानी इस लोहे के, यानी इस धातु का जो कार्यफलन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब यहाँ से अगर इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कम से कम हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का फोटान यहाँ पे गिराना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। या इससे ज्यादा, लेकिन इससे कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो कार्यफलन कहने का मतलब क्या है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही धातु का कार्यफलन कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम किससे डिनोट करते हैं कार्यफलन को, फाई से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फोटान की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक एच और तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पदों में लिखना है, ठीक है। देखिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ऊर्जा ई होता है, ठीक है, एक आपको फार्मूला लिखना है। ई बराबर में क्या हो जाएगा, एच सी बटे में लेमडा, यानी प्लांक नियतांक एच के रूप में लिखना है, तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखना है, लेमडा के पदों में। यही होता है आपका। ई से ऊर्जा है, एच जहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक। सी क्या है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जो आप सभी को पता है, 10⁻⁸ और लेमडा क्या है, ये तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। क्या है, तरंग दैर्घ्य। बस इतना ही लिखना है आपको, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, हमें ये भी पता होता है, जैसे ऊर्जा, जो फोटान के पास ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, और ये आवृत्ति है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपान में लेमडा। बस इसी को यहाँ से न्यू कन्वर्ट कर दिया, तो ई बराबर क्या हो गया, एच सी बटे में लेमडा। वही फॉर्मूला यह बन गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों का उल्लेख करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसको 5 नंबर में भी कुछ डिटेलिंग के साथ में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम प्रश्न को करते कैसे हैं। अब ये सभी 1 नंबर के प्रश्न है, तो हमें सिंपल सा लिखना क्या है, टर्म्स। 1 नंबर में प्रश्न है, तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल कमी, प्रमुख मॉडल कमी क्या थी, कि जो इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व को ही नहीं समझा पाया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, परमाणु के अस्थायित्व को ही नहीं समझा पाए। तो सबसे पहला तो क्या था, परमाणु का अस्थायित्व, परमाणु का अस्थायित्व। इन्होंने बताया कि जब कोई नाभिक होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक गतिशील कण, ठीक है। कैसा होगा, गत गतिशील कण। अब कोई भी गतिशील कण, जब भी गतिशील, यानी या गतिशील कण बोल सकते हो, या फिर त्वरित कण, त्वरित कण होगा, तो ये क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, यानी अपने ऊर्जा को क्या करेगा, तरंगों के रूप में नष्ट करेगा। अब जैसे जैसे इसकी ऊर्जा क्या होगी, नष्ट होती जाएगी, तो ये धीरे धीरे इसका पथ कैसा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। सर्पिलाकार होते होते एक समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा,
नाभिक से जाकर के टकरा जाएगा, जिससे नाभिक क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से परमाणु की अस्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पता है परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व को ही नहीं समझा पाए। पहली कमी तो ये थी इनकी मॉडल की, जिसको बाद में बोर ने, अनिल बोस ने क्या किया था, सही किया था, उसको भी पढ़ेंगे। दूसरा क्या था इन्होंने, कि रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए, हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम। देखिए इनके अनुसार से क्या होता है कि जब गतिशील इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, गतिशील टर्म्स में घूम रहा है, तो यहाँ पर जो अब स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ऐसे कंटिन्यू बनना चाहिए। लेकिन जब इसका देखा गया था हाइड्रोजन के बाद में, इसमें रैखिक स्पेक्ट्रम मतलब रुक रुक करके ऐसे कुछ लाइनें मिल रही थी हमें, ठीक है। तो एक रैखिक स्पेक्ट्रम मिला, इसको भी इन्होंने नहीं समझा पाया कि रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है। यहाँ पर ये सतत मिलना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जो कि क्या कैसे प्राप्त होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो करके इनका क्या थी, कमी थी, जिससे नील्स बोर ने चल करके आगे सही किया। तो दो कमियां दोनों को याद रखिएगा, परमाणु अस्थायित्व को ये नहीं समझा पाए, और दूसरा चीज रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए। अब यहाँ पर हमने डिटेल से लिखा है, वैसे ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब पूरी तरह डिटेल है, ये 1 नंबर के प्रश्न में लिखने लायक नहीं, मतलब और बड़े नंबर में लिखिए, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो लिखना है। पर यहाँ पे आपको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि परमाणु का अस्थायित्व यानी जब कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा पे घूमता है तो वह लगातार त्वरण में होता है, मतलब गतिशील होता है, तो त्वरित कण होता है। और त्वरित कण क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार से नाभिक की परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होगी, जिससे क्या होगा, अंततः इलेक्ट्रॉन कुछ सर्पिलाकार बनाते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में परमाणु अस्थायित्व तो होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल इस अस्थायी को नहीं समझा सका, यानी रदरफोर्ड ने इसको नहीं बता पाए। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहे। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार से यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोते हैं तो उन्हें सभी आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए। यानी अगर सभी आवृत्तियों की तरंगें निकलेंगी तो क्या होगा, सतत स्पेक्ट्रम बनेगा, जिससे एक सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम बनाता है या निश्चित आवृत्तियों के ही प्रकाश को दिखाता है, जिससे रदरफोर्ड ने इसको भी व्याख्या नहीं कर पाए, इसको भी नहीं बता पाए। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का जो समीकरण लिखना है वो सिंपल सा भी हमने आपको बताया कि जो फोटान होता है, फोटान के पास में ऊर्जा होती है एच न्यू, और इसमें ये ऊर्जा कहाँ पे खत्म होती है, जब देखिए यहाँ पर हमने बताया इलेक्ट्रॉन था, बाहर से ऊर्जा आई एच न्यू, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ गया, बाहर। तो बाहर निकलने के लिए इसने कुछ जो यहाँ पे धातु को ऊर्जा मतलब जो लगाया होगा, ताकत लगाई होगी, यानी इसने इसके साथ में क्या किया, कार्यफलन, कार्यफलन यहाँ पे खर्चा किया होगा। बाहर निकलने के लिए भी कुछ ऊर्जा खर्च किया होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन फाई के रूप में डिनोट करते हैं। प्लस में अब इसके पास में कुछ ऊर्जा बची होगी जो आगे मूवमेंट करने के लिए करेगा, जिससे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, एच न्यू बराबर में 5 प्लस का के ई। अब यहाँ से के ई के रूप में भी निकाल सकते हो। अगर आपको के ई के लिखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या होता है, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस का 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब इसको आराम से ड्रॉ कर दिए, यही आपका क्या है, फार्मूला है। चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात एक ही है। अब इसको अगर थोड़ी और बहुत चीजों में बदलोगे, जैसे फाई को, अब फाई क्या हो सकता है, फाई को लिख सकते हो यानी मिनिमम ऊर्जा में फाई बराबर एच न्यू नॉट भी बोलते हैं, यानी वो मिनिमम आवृत्ति आएगी जितना सिर्फ, जैसे देखो मतलब क्या होगा कि इस फोटान के पास में सिर्फ उतनी ऊर्जा हो कि इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वो बाहर निकाल सके, गतिज ऊर्जा कुछ ना बचे, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो, कुछ ना बचे, तो उस कंडीशन गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी लिखा जा सकता है। बट प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सभी पता है, ये न्यू क्या है, आवृत्ति है, प्लांक नियतांक है, फाई कार्यफलन है, के क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। इसमें भी क्या करना है, डी ब्रॉगली का सूत्र लिखना है। अभी हमने पीछे पढ़ के आया डी ब्रॉगली के लिए सूत्र क्या कहते हैं, उन्होंने बताया किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच में जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान में पी। और पी का वैल्यू अगर रखते हो तो या फिर ऐसे इसको लिखा जा सकता है, लेमडा बराबर में एच अपान में एम बी, जहाँ पे पी क्या है, संवेग है उस कण का, ठीक है। एच आपका प्लांक नियतांक है, ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, एम क्या है, द्रव्यमान है अगर इधर बात करें, और वी क्या है, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। इतना चीज बस आपको यही लिखना है। देखो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के डी ब्रोगली सूत्र लिखना है, तो आप सूत्र लिख करके एक बॉक्स में बंद कर दोगे और लिखोगे जहां पर लेमडा बराबर डी ब्रोगली तरंग, एच बराबर प्लांक नियतांक, पी बराबर संवेग, बस इतना लिखना है, 1 नंबर आपके लिए पर्याप्त है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर की बात कर रहे हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है ये आपका पता होगा, जब हमने वहां पे पढ़ा था कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, ठीक है, बहुत सॉरी, जब वहां पे मैंने पढ़ा था कि परमाणु के जो प्रति न्यूक्लियन एनर्जी होती है, प्रति न्यूक्लियन एनर्जी के ऊपर में देखा था, तो कुछ अस्थायित्व होते हैं और कुछ अस्थायी, छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो जो बड़े परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, विखंडित ऊर्जा मतलब टूट करके अस्थायी होना चाहते हैं। तो दो प्रकार की घटनाएं हमने पढ़ी थी वहां पर, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक को बोला था हमने नाभिकीय विखंडन और एक को हमने बोला था नाभिकीय संलयन। दो प्रकार की घटनाओं को हमने एनालिसिस किया था, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब देखिएगा, नाभिकीय विखंडन मतलब कोई बड़ा नाभिक होगा और ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा। ठीक है, दो छोटे नाभिकों में टूटेगा। और जब नाभिकीय संलयन मतलब दो छोटे नाभिक मिलकर के क्या करेंगे, एक बड़े नाभिक पे परिवर्तित हो जाएंगे, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। दोनों घटनाओं में ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है, भारी मात्रा में, तो इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय खंडन। अब जो नाभिकीय रिएक्टर होगा, नाभिकीय रिएक्टर के अंतर्गत बिजली बनती है, ठीक है, बिजली बनाई जाती है रेडियोएक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम से। तो यूरेनियम जैसे बनाई जाती है और ये घटना जो होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित। नियंत्रित घटना से नाभिकीय रिएक्टर चलते हैं और अनियंत्रित घटना से परमाणु बम जैसे जैसे हथियार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से, जैसे हमारे पास यूरेनियम 92 पर आता है, 235। अब इस पर क्या होता है, बहुत ही मंद गति के न्यूट्रॉन, ठीक है, कि भारी परमाणु जो होता है यूरेनियम के भारी परमाणु पर बहुत ही कम गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। इस पे क्या हो जाता है, बौछार की जाती है। तो यहाँ से तीन टर्म्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ टर्म्स में एक तत्व टूटता है जिसे 36 क्रिप्टॉन होता है, ठीक है, क्रिप्टॉन 89 इसका परमाणु। दूसरा तत्व यानी दो टर्म्स में टूटेगा, एक पे आता है बेरियम, ठीक है, 56 पे आता है Ba144। अब यहाँ पर उसके बाद में तीन नंबर शाफ्ट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और साथ में क्या होती है, यहाँ से ऊर्जा विमुक्त होती है। ये तो याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन मतलब जब यूरेनियम पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, बमबारी कराई जाती है, तो नाभिक दो हल्के हिस्सों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा और कुछ नए न्यूट्रॉन्स में निकलते हैं, जो कि आगे श्रृंखला को चलाते रहते हैं कंटिन्यू, जिससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और ये बाद में फिर बिजली बनाई जाती है इससे। आई होप ये चीज समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों का उल्लेख करिए। देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न था वो पहला ही प्रश्न था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने डिटेल से बताया कि जब क्या होगा कि क्रांतिक कोण से बड़े आपतन कोण पर प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के बजाय पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके कई सारे अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक तंतु। पहला आता है आपका क्या, प्रकाशिक तंतु। अब प्रकाशिक तंतु जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब सभी को पता है ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे हमारे पास एक कांच का ऐसा नली होती है, ठीक है, अब इसके अंदर दो नलियां होती है कांच की, एक बाहर होती है बाहर साइड में, एक ऊपर साइड में। जो बाहर अंदर वाली होती है ये सघन माध्यम क्रिएट करती है। कैसा होती है, सघन होती है। और जो बाहर वाली नली होती है ये क्या होती है, विरल होती है। अब प्रकाश को ऐसे एंगल पे भेजा जाता है यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा कि सॉरी, यहाँ पर जो प्रकाश आएगा, यहाँ पर इसका प्रकाश जो होगा क्रांतिक कोण से बड़े एंगल पे गिराया जाएगा। अब प्रकाश को जैसे यहाँ पे जो डाटा होगा उसको पहले प्रकाश में बदल करके यहाँ पर हम भेजेंगे और क्रांतिक कोण से बड़े मान पे, तो ये क्या होगा, इसका बार बार इसी के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और इधर से रिफ्लेक्ट होते ये क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी। इस तरह से क्या होगा, डाटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या होता है, इसका उपयोग दूर संचार में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रकाश के संकेतों के बिना अधिक हानि के लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ध्यान सुनना, इसको आप अपने तरीके से लिखिएगा, नहीं तो अगर इसको हम 2 या 3 मार्क्स में जब करवाएंगे तो इसको हम डिटेल से आंसर लिख देंगे। इसमें हमने फिलहाल के लिए नहीं लिखा है, बस इतना आपको समझा रहे हैं कि प्रकाशिक तंतु काम कैसे करता है। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, दो प्रकार के कांच लगे होते हैं, अंदर के साइड में सघन, बाहर की साइड में विरल कांच लगा होता है। अब हम प्रकाश जो डेटा होता है उसको प्रकाश में बदल कर लाइट में चेंज करके क्या करते हैं, उस पर आपतित करवाते हैं क्रांतिक कोण से बड़े आपतन कोण पर, जिससे क्या होता है उसका बार बार प्रकाश अंदर वाले कांच के अंदर ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और बेहद तेजी से बिना ऊर्जा लॉस के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। तो दूर संचार के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बस, दूसरा क्या है, हीरे का चमकना, ठीक है, हीरे का चमकना,
ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हीरा चमकता है, हीरे को ऐसे तराशा जाता है या काटा जाता है। जो प्राकृत में हीरा पाया जाता है एक्चुअली में उतना नहीं चमकदार होता है या नहीं चमकता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फैक्ट्री में ला जा करके ले आकर के ऐसे तरीके से उसको काटा जाता है कि उसका क्रांतिक कोण जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, 24 डिग्री के आसपास में। ठीक है, तो जैसे हीरे के अंदर प्रकाश इंटर करता है, जैसे मान लो कोई हीरा हो, जैसे इसके अंदर प्रकाश इंटर करेगा, ठीक है, अब इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, तो जैसे दूसरी जगह पे जाएगा तो ये क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़े मान पर आपतित होगा, तो फिर से इसी में परिवर्तित हो जाएगा और बार बार इसमें क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा और इसी में ट्रैप हो जाएगा, एक आधी जगह से निकल सकता है। तो ट्रैप होने के कारण क्या होगा, इसी में घूमता रहेगा, जिससे हीरा क्या होता है, अंधेरे में भी चमकता रहता है। ठीक है, हीरे का चमकना यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करता है। तीसरा एक इसी में बता दे रहे हैं आपको, वैसे दो ही पूछा गया पर हम एक बता दे रहे हो, मृग मरीच का। मृग मरीच का ये ज्यादातर गर्म क्षेत्रों में बनता है, जैसे मान लो ये सतह है पृथ्वी की, ठीक है, और रेत है, गर्मी है, यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, क्या है, कोई पेड़ है। अब यहाँ पर कोई पेड़ है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर गर्मी है तो जाहिर सी बात है धरती जल्दी गर्म होती है, तो यहाँ का क्षेत्र क्या होगा, गर्म हो जाएगा और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ठंड। यानी यहाँ पर गर्म क्षेत्र रहेगा, यानी कि यहाँ की गर्म हवा गर्म होकर के हमारे ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक सघन माध्यम, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अब जैसे प्रकाश सघन माध्यम से यानी इस पेड़ से प्रकाश निकलेगा सघन माध्यम, कुछ ऐसे एंगल पे आएगा कि यहाँ पर इसका जो आपतन कोण होगा आई, ये आई जो हो जाएगा क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, यानी और ये इसका इसी में पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो जैसे ही पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यानी हम इधर से आ रहे होंगे और ऐसे देखेंगे यहाँ से, आप यहाँ से देखोगे तो ये पेड़ का इमेज आपको यहाँ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, जिससे हमें लगेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पे पास पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे पानी ऐसा जैसे कोई चीज नहीं होगी। ये गर्मी में या गर्म क्षेत्र में आपको देखने के लिए आराम से मिल जाएगा, मृग मरीचिका इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको आपको डिटेल्स लिखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसका जब डिटेल से यानी 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन लेके आएंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को वहां पे पूरा आंसरिंग आपको डिटेल से लिख करके दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है आपका 13 कह रहा है कि अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। देखिए, जो अर्धचालक होते हैं उसमें डोपिंग किया जाता है। डोपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ अशुद्धियां मिलाना, सिंपल सी बात है। अब जैसे हमें पता है सिलिकॉन है, ठीक है, अब सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के पास में क्या होता है, इसके चारों बांड फिक्स होते हैं, ये अर्धचालक होता है। और ये कमरे के तापमान पे क्या करता है, एक मिनट, ये कमरे सामान्य तापमान पर क्या होता है, कमरे के सामान्य तापमान पर ये किसी प्रकार की भी क्या होता है, विद्युत का स्वचालक नहीं होता, मतलब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। लेकिन इसके अंतर्गत अगर हम कुछ अशुद्धियां मिला दें, ठीक है, क्या मिला दें, कुछ अशुद्धियां मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, चलने लगा। अब यानी हम किसी अर्धचालक के अंतर्गत जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंतर्गत अगर हम कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें कुछ खाली जगह, मतलब या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा या तो एक जगह पे कोटर बन जाएगा, खाली होल बन जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बिजली आपकी प्रवाहित होगी। तो जैसे अब 13वें ग्रुप के, ठीक है, 13वें ग्रुप के समूह को मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 संयोजकता के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 तो पूरे कर लेंगे, पर एक जगह पे क्या हो जाएगा, कोटर हो जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा, खाली जगह आ जाएगी। तो यहाँ पे कोटर हो जाएगा तो ये पी टाइप का, कैसा, पी प्रकार का चालक या संधि डायोड बन जाएगा, पी प्रकार का डायोड बनेगा, जिसमें क्या होता है, कोटर के माध्यम से ऊर्जा विद्युत बहेगी। अगर हम 15वें समूह के ग्रुप यानी 15वें ग्रुप के जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15वें ग्रुप के समूह के इलेक्ट्रॉन या शुद्धियां इसके अंतर्गत हो जाते हैं, सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंतर्गत, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसके कारण मुख्य धारा बहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये कैसा होगा, एन प्रकार का या एन टाइप का अर्धचालक होगा। ठीक है, तो आई होप इसको डिटेल समझने के लिए अभी क्वेश्चन और आएंगे। ये 1 नंबर में इतना के लिए आपको बताना है कि अर्धचालक में डोपिंग का अर्थ है कि अर्धचालक के अंतर्गत जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं, ठीक है, तो अर्धचालक के अंतर्गत जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उनके अंतर्गत विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए जो अशुद्धियां मिलाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग करना कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कोई वस्तु अवतल दर्पण के, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या करें कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष के दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना करिए। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा, ये अपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे फिर से रिपीटेड हो गया। कह रहे हैं एक अवतल दर्पण है और ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, ध्रुव पी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फोकस दूरी एफ है,
यहाँ पे क्या है ये वक्रता केंद्र सी। अब कह रहे हैं कहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखा है, ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पर। जब यहाँ पर रखा गया वस्तु, यहाँ से प्रकाश निकलेगी पहली समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, अब परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। और दूसरा टर्म्स क्या होगा कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण इसी माध्यम पर क्या हो जाती, रिटर्न चली जाती है, यानी ऐसे गई और ये ऐसे ही रिटर्न चली गई। अब यहाँ पर इधर बनेगा नहीं, इसको हम जब पीछे मिलाएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये ऐसे जा करके कहीं मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इसका किरण आयक ऐसे बनेगा, और वह स्वयं प्रतिबिंब के आकार की तुलना करिए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और सीधा है तो जाहिर सी बात है दर्पण के अंदर बनना है, यानी आभासी होगा। सीधा और आभासी साथ में वस्तु से बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे होगा। इतना टर्म्स आपको लिख देना है बस अकेले, और ये आरेख बना देना है। ये आपका दर्पण एम और एन हो गया, ए वस्तु ए डैश बी डैश, ये सॉरी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये वस्तु ए और बी, ठीक है। बस इतना आपको बना देना है, ये आरेख आपके लिए पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहे हैं किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। अब आपको कार्यफलन ज्ञात करना है, ध्यान सुनिए। अगर सिर्फ कह रहे हैं देहली आवृत्ति मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसपे सिर्फ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन के पास में कोई गतिज ऊर्जा नहीं बचेगी, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि एच न्यू, अगर ये मिनिमम है तो वी नॉट बोलते हैं इसको, म्यू नॉट, ठीक है, बराबर में क्या होगा 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। और ये क्या है, जीरो, यानी ये जीरो है तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो एच म्यू नॉट बराबर में आएगा 5। हमें कार्यफलन चाहिए, प्लांक नियतांक होता है 6 × 10⁻⁻34 इंटू ये दिया गया 8 × 10⁻14, ठीक है, 5। अब देखो इसका गुणा कर दो, 8×48 का 8 हासिल आएगा 4, 8×48, 48×4 52, 28.5 गुणे में क्या आएगा, तो 34 में से 14 घटेगा तो बचेगा 10⁻⁻20। इसका दशमलव एक इधर शिफ्ट करोगे तो ये 10⁻19 हो जाएगा 5.28 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया कार्यफलन। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदलना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग कर दो, यानी 5.28 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कटा 1.6 से, इसका एक पॉइंट काटोगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आएगा पावर 8/16, 16×3 = 48, बचेगा 4/16×3 = 48, 3.3 जूल, इसमें आ गया, जूल में आ गया, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाएगा आपका, जाएगा, सर ये जूल में आएगा, ऊर्जा है ना, जूल में आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका, लेंस की वायु में फोकस दूरी लेंस में द्रव, सॉरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस के द्रव को डुबोने में उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट। देखिए आपने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ रखा होगा, उसी से रिलेटेड ये है, इसी से निकालना है। अब देखो जब लेंस वायु में होगी, ठीक है, वायु में, वहां पर लेंस मेकर फार्मूला के अंदर यानी 1/F(a), फोकस दूरी F(a) मार रहे हैं, ठीक है, फोकस दूरी ना A है, तो हो जाएगा आपका ANG, यानी सॉरी, हाँ ANG नहीं, मतलब वही रहेगा आपका A, हाँ लेंस, हाँ ANG माइनस का 1, और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा कह रहे हैं कि जब लेंस को द्रव में डुबो दिया जाता है, तो लेंस जब द्रव में होगा, द्रव में बात करें, द्रव में इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं FL, फोकस दूरी ना लिक्विड। ये देखिए अब इस बार ग्लास के सापेक्ष निकलेगा किसका, वाटर का, ठीक है, क्योंकि द्रव में डुबोया गया है, या फिर किसी लिक्विड को मान लोगे, ये हो जाएगा LNG, ठीक है, LNG माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं, अनुपात का मतलब बटे लगाओ, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/F बटे में 1/FL बराबर में ANG माइनस का 1 बटे में LNG माइनस का 1। देखिए ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, यहाँ से निकल के आएगा क्या, FL बटे में FA बराबर में ANG माइनस का 1 पान में LNG माइनस का 1। यही होगा आपका अनुपात आंसर। अब इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17।
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? मूल ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर मूल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसमें एन बराबर क्या है? एक है। एन बराबर एक की टर्म्स में देखोगे तो फार्मूला एक होता है ई एन बराबर में, यानी एनर्जी ना एनवी कक्षा में, एनवी कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो होगी माइनस का 13.6 इंटू अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एन कक्षा कैसी है? पहली है, तो E1 की बात कर रहे हैं तो माइनस 13.6 बटे में एक का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि स्क्वायर से भाग करोगे तब भी क्या आएगा? माइनस 13.6। ये मतलब इस इलेक्ट्रॉन पास में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास ऊर्जा है। अब ध्यान सुनिए, ये आयनन ऊर्जा नहीं है, ये इसके पास में ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा उसे बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि अपनी कक्षा छोड़ करके क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, देखो दो ऊर्जाएं होते हैं, दो विभव ये बोलते हैं, एक आयनन विभव, एक उत्तेजन विभव। ठीक है, आयनन विभव उसे बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके वापिस चला जाए और वापिस ही ना आए, उसे बोलते हैं आयनन विभव। और उत्तेजन विभव उसे बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी मूल कक्षा मूल अवस्था यानी मूल ऊर्जा स्तर को छोड़ करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर पे चला जाता है और कुछ समय बाद 10 पावर माइनस 8 सेकंड तक का रुकता है, उसके बाद में फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी अपने ही ऊर्जा स्तर में आ जाता है, इसे बोलते हैं उत्तेजन विभव। अब देखो यहाँ पर इसके पास में इतनी ऊर्जा है, तो हमें अगर इसको कहाँ भेजना है? इनफाइनाइट पे भेजना है। ठीक है, जहां पर इनफाइनाइट पे भेजना है वहां पे इसकी ऊर्जा जीरो होती है। ठीक है, तो ई इनफाइनाइट माइनस का ई एन जी से क्या कर दो? ई एन से माइनस कर दो, इनफाइनाइट पे जीरो होती है, माइनस ई वन। ई वन पे कितना है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है, तो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाएगा और वापिस नहीं आएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को, आई होप समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18। पोल पर कितना आवेश होता है? पी एन संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए। पोल पर कितना? देखो जैसे हमें पता है पी एन संधि में हमने पढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़कर चला गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? होल्स का निर्माण होगा। क्या होगा? होल का निर्माण होगा, कोटर का निर्माण होगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास में जो वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 पावर में माइनस का 19 थी। ठीक है, अब ये अपनी पूरी आवेश को लेकर के चला गया, तो जब ये माइनस का लेके चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर में माइनस का 19। याद रखिए, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के पास में जितनी ऊर्जा होती है उसका विपरीत यानी प्लस में होल्स के पास में ऊर्जा होती है, आवेश होता है, सॉरी ऊर्जा की बात करें हम यहाँ, आवेश। होल पर कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर में माइनस का 19। अब पी एन संधि का परिपथ बता रहे हैं बनाने के लिए संकेत, तो आपका ऐसे बनता है वो। ठीक है, ये आपका पी है और ये आपका एन डायोड है। पी संधि और एन संधि डायोड का जो संकेतन चित्र होता है वो ऐसे बनता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 19। क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा लिखा है यहाँ पे, ऊर्जा होना चाहिए। ठीक है, ये उल्टा रहेगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो आयनन ऊर्जा, हाँ आयनन ऊर्जा है। इसके इलेक्ट्रॉन में एन बराबर में 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए आयनन ऊर्जा मतलब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन ई एन बराबर 1 कक्षा में घूम रहा था, उसकी आयनन ऊर्जा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे n बराबर में 2 ज्ञात करना है, तो हमें पता है ई एन बराबर क्या होता है? माइनस का 13.6 बटे में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जहाँ पे 2 रखोगे तो माइनस 13.6, 2 का स्क्वायर 4, यानी माइनस 13.6 बटे में 4, 4 से काटोगे 4 3 12 और 4 चौक 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी इसकी दूसरी कक्षा में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास में माइनस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। अब लेकिन आयन ऊर्जा इतनी होगी, आयनन करना है। ठीक है, आयनन ऊर्जा निकालना है, तो फिर से इसको इनफाइनाइट तक भेजना है, तो इनफाइनाइट माइनस का एन होगा, यहाँ पे 0 माइनस का 13.4, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब प्लस का 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसके दूसरी कक्षा की अवस्था में आयनन ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 20 और आपका आज का लास्ट प्रश्न है। एक तरंग के लिए तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो देखो ये परिभाषा आपके लिए आसान है, आपको पहले ही बताया था, सिंपल सा, कि किसी माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, किसी माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हो, तरंगाग्र कहलाती है। मतलब जैसे यहाँ पर कोई टर्म्स ऐसे कंपन कर रहा था, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ कण कंपन करें, ठीक है। अब यहाँ से जब धाराएं बढ़ गया ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ जाएंगी, और यहाँ पर एक क्या होगा, सॉरी जो है ऐसे खींचो, ऐसे। अब यहाँ पे जो एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाएगा, ये क्या होगा, तरंगाग्र कहलाएगी। मतलब जब ये कण आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिनसे स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा या एक काल्पनिक पृष्ठ ही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो परिभाषा के लिए आपको सिंपल से लिखना है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। किसी माध्यम में खींचा गया, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में, समान कला में कंपन कंपन कर रहे तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो तरंगाग्र परिभाषा। आई होप ये समझ में आएगा। और हाँ, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अनीश सर मैथ के नाम से, ठीक है। इसको आप जरूर सर्च करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और एक चीज यहाँ पर, जैसे हमने प्रश्नों को स्टार्टिंग में ध्यान से सुनिएगा, कि प्रश्नों को हमने स्टार्टिंग में जब लिखा था तो उसके साथ में हमने नेक्स्ट पेज पर क्या किया था, इसके आंसर को भी लिखा था, ठीक है। आंसर को लिखा था जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो आपको कमेंट करना है कि क्या ऐसे ही सारे प्रश्नों का आंसर हम लास्ट में मतलब एक स्लाइड में लिख दिया करें, जिससे कि आपको क्या होगा, इसका पीडीएफ, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हम कमेंट करके आपको बताना है कि क्या आंसर को आप एक अलग स्लाइड में देखना चाहेंगे, मतलब एक पेज पर हम क्या करेंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे सारी चीजें, और उसका जो लिखा हुआ फॉर्मेट होगा एक अलग से स्लाइड पर हम लिख के ले आएंगे। अगर ऐसा आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।